अब हम लोग स्टेट पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में, एंड स्टेट को हम लोग हार्ट ऑफ रिएक्ट कहते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिएक्ट में स्टेट पढ़ना हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट अगर आप समझ जाते हो तो रिएक्ट में काफी सारी चीजें आपकी यू क्लियर हो जाती है। प्रॉप्स एंड स्टेट आपने काफी जगह सुन रखा होगा, प्रॉप्स एंड स्टेट अगर आपको ये समझ में आ गया दैट मीन्स रिएक्ट में आप लोगों ने लगभग चीजें कवर कर ली। तो स्टेट जैसे हम लोगों ने प्रॉप समझा वैसे ही स्टेट भी समझेंगे डेप्थ में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एंड मैं आपको अभी बता देता हूँ, सीक्वेंस में चलना प्लीज, स्टेप बाय स्टेप चलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इससे आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस में सारी की सारी वीडियोस है, इसके पहले हम लोगों ने प्रॉप्स, कंपोनेंट्स, जेएसएक्स वगैरह सारी चीजें डिस्कस कर ली है, एंड उसमें भी मैंने काफी सारी चीजें बताई थी, आपको आइडिया दिया था। तो सीक्वेंस में चलो, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो स्टेट हार्ट ऑफ रिएक्ट एप्स डेफिनेटली हम लोग कहते हैं इसे। तो अब स्टेट को समझते हैं। स्टेट को समझने के लिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, पहले जो भी मैंने आपको बताया है। पेन मैं दूसरा सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट्स, इस तरीके से हमारा कुछ कंपोनेंट हम स्टाइल कर सकते हैं। मान लो अब ये इस तरीके का शेप जो सर्कल हमने बनाया ये हमारा एक कंपोनेंट है। अब कंपोनेंट के पास बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना कुछ डेटा हो सकता है, डेटा को हम लोग बोलेंगे स्टेट। डेटा मतलब स्टेट, आज डेटा के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। प्रॉप्स एंड स्टेट जहां भी आ रहा है दैट मीन्स डेटा का काम कर रहे हैं। डेटा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रॉप्स और स्टेट दोनों ही डेटा से रिलेटेबल है। प्रॉप्स तो मैंने बता दिया, तो प्रॉप्स को चर्चा नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं करूंगा। स्टेट पे पूरा का पूरा चर्चा है। ठीक है, तो प्रॉप्स जो हमारा था, प्रॉप्स हमारा था एक्सटर्नल डेटा। डेफिनेटली इससे भी हम लोग कंपोनेंट को डायनामिक बना रहे थे। एक्सटर्नल कुछ डेटा अगर सेंड करना है कंपोनेंट में, ठीक है, कंपोनेंट अगर सेम कंपोनेंट बार बार रेप्लिकेट करेंगे तो सेम यूआई सेम डेटा, फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। अगर कुछ एक्सटर्नल डेटा सेंड करना है हमें, एक्सटर्नल डेटा, ठीक है, तो हम प्रॉप्स का यूज करते थे। आज हम लोग देखने वाले इंटरनल डेटा के बारे में। कंपोनेंट्स के इंटरनल डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टेट कह रहे होंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में समझेंगे, अभी मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि स्टेट मतलब डेटा। जहां पे भी मैं डेटा बोल रहा हूँ आपको समझना है मैं स्टेट की ही चर्चा कर रहा हूँ, एंड जहां पे भी मैं स्टेट बोल रहा हूँ आपको समझना है मैं डेटा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इतना अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली लेक्चर आपका स्मूथ जाने वाला है। स्टेट मतलब डेटा, डेटा मतलब स्टेट। कंपोनेंट का डेटा, कंपोनेंट का स्टेट। कंपोनेंट का ये ध्यान रखना, कंपोनेंट का डेटा। ठीक है, बाहर से कोई डेटा आप सेंड कर रहे हो वो प्रॉप्स के अंदर आता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं नहीं अभी। ऑल राइट, तो ये वाला डायग्राम आप देखो ध्यान से। ये डायग्राम से आपको स्टेट मतलब लगभग लगभग तो क्लियर हो जाएगा। रिएक्ट में हम क्या करते हैं ना, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट में आपका वन वे डेटा बाइंडिंग होता है। मतलब ये कि हालांकि काफी सारी चीजें होती है, अभी के लिए आप बस इतना समझो कि यहाँ पे हम डेटा के साथ खेल रहे होते हैं। जो भी काम करते हैं डेटा के साथ करते हैं। नॉर्मल HTML, नॉर्मल HTML प्लस CSS प्लस जावा स्क्रिप्ट में आपने पढ़ रखा है अगर, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लोग एक डॉम मैनिपुलेशन जैसा कुछ करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन याद है ना, डॉम मैनिपुलेशन, जहां पे हम डेटा के साथ तो डेफिनेटली खेल ही रहे होते हैं, लेकिन अगर यूआई में कुछ चेंजेस करने की नीड पड़ती है ना, ये हमारा यूआई है, अगर हमें यूआई में चेंजेस करने की नीड है तो हम यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। एलिमेंट को करते हैं सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करके फिर उसके अंदर का जो टेक्स्ट होता है इनर एचटीएमएल वगैरह वो चेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड डॉम मैनिपुलेशन। यहाँ रिएक्ट में हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। रिएक्ट में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, डेटा में चेंज करते हैं। डेटा में चेंज करने पे यूआई पे ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो तीन चीजें मैंने अभी बताई, जहां पे भी मैं डेटा बोलूँ आपको समझना है, स्टेट स्टेट बोलूँ समझना है, डेटा डेटा स्टेट भाई भाई साथ साथ चलेंगे। एंड डेटा में चेंज करने पे आपका यूआई अपडेट होता है, ये पहले भी हमने देखा है, एक बार मैंने और रिकैप दे दिया आपको। डेटा में चेंज करेंगे यूआई अपडेट होगा। डॉम मैनिपुलेशन जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। डॉम मैनिपुलेशन हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले। इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग डेफिनेटली हम लोग करेंगे। इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग वगैरह फर्स्ट फेज में ही था हमारा, पूरा जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट मैंने बोला था पढ़ लेना। तो ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग करने वाले हैं। एंड डेटा, डेटा चेंज करने पे यूआई में रिफ्लेक्ट होता है, ये रिएक्ट का कोर कॉन्सेप्ट है, उसी को हम लोग फुलफिल करने वाले हैं यहाँ पे स्टेट के थ्रू। डेटा चेंज होने पे यूआई पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा है दैट मीन्स फिर रिएक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये दो चीज तीन चीजें ध्यान रखो, डेटा स्टेट, डेटा मतलब स्टेट, स्टेट मतलब डेटा, और डेटा चेंज होने पे यूआई में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, तो यही हम लोगों को यहाँ पे समझना है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बटन, हालांकि ये एक गिफ था, GIF वीडियो था एक, लेकिन अभी मैंने इस वाले एप्लीकेशन में इसको ले आया तो यहाँ पे पता नहीं ये वीडियो चल नहीं रहा है। खैर एनीवे,
तो यहाँ पे ये ऐड वाला जो बटन है, आपको पता चल रहा है ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल कुछ अमाउंट वगैरह ऐड होगा, कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, अगर ये जावा स्क्रिप्ट होता, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे पहले इसे सिलेक्ट करता, ठीक है, अग्री करते हो, पहले मैं इसे सिलेक्ट करता, जो भी एड इवेंट लिस्टनर लगाना होता पहले मैं सिलेक्ट करता इसे, डेफिनेटली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्ट करता, फिर उसके बाद इवेंट लिस्टनर वगैरह जो भी इस बटन पे इवेंट लिस्टनर वगैरह लगा के फिर मैं इसका इनर टेक्स्ट को चेंज कर रहा होता, इस तरीके से कुछ काम करता। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। रिएक्ट क्या कहता है, रिएक्ट कहता है कि आप स्टेट पे फोकस करो, स्टेट, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली स्टेट का कॉन्सेप्ट है, डायनामिक यूआई का कॉन्सेप्ट है थोड़ा, इसलिए मैं बार बार स्टेट बोल रहा हूँ, आपको समझना डेटा ही है, डेटा स्टेट भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, यूआई में क्या है, कैसे क्या कर रहा हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपली स्टेट को चेंज करूंगा, स्टेट मतलब मैं यहाँ पे डेटा में चेंज करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जैसे ही ऐड पे क्लिक होगा, डेफिनेटली इवेंट तो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे ही, इवेंट तो हम हैंडल यहाँ पे करेंगे ही, इवेंट हैंडल करके हम यहाँ पे स्टेट में चेंज करने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ नहीं, इस साइड हम जाएंगे ही नहीं, इस साइड हमें नहीं जाना है, हमें जाना है इस साइड, स्टेट में हम चेंजेस करेंगे एंड वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करूँ, आगे तो बहुत फास्ट बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान से सुन लो अगेन। मैंने बोला ये हमारा एक बटन है, इस बटन को क्लिक करने पे हम लोग इवेंट हैंडल करेंगे, डेफिनेटली इवेंट हैंडलिंग लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, इवेंट हैंडलिंग हम लोग करेंगे। लेकिन इवेंट हैंडलिंग करने के दौरान हम इसमें कोई चेंजेस करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्टेट के पास जाएंगे, स्टेट हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा में चेंजेस करने हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, चेंज इन स्टेट डायरेक्टली लीड्स टू अ चेंज इन द यूआई, आप स्टेट में चेंज करोगे डायरेक्टली यूआई में चेंज हो जाएगा। और ये बेसिक है, अभी पहले भी हमने कर रखा है, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बना रखे हैं, तो इतना तो आपको क्लियर है, डेप्थ में थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होंगी ही, अगर नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। अभी जस्ट मैंने बताया प्रॉप्स आपका होता है एक्सटर्नल डेटा, ये आपका एक कंपोनेंट है, ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये बड़ा जैसा, ये बड़ा जैसा, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ये एक कंपोनेंट है आपका, ठीक है। प्रॉप्स जो होता है आपका एक्सटर्नल डेटा होता है, एक्सटर्नली कुछ सेंड करना है तो उसके लिए हम लोग प्रॉप्स का यूज करते हैं। रीड ओनली होता है ये, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वहीं अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट हमारा इंटरनल डेटा होता है, किसी भी कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है, एंड इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल होता है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, और ये कंपोनेंट मैनेज करता है, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना स्टेट होता है, दैट्स इट, ठीक है। यूआई विल डिस्प्ले बेस्ड ऑन स्टेट एंड प्रॉप्स, ये सब आपको समझ में आ गया, छोटा सा डायग्राम था, दैट्स इट, ऑलराइट, ठीक है। तो इतना डिस्कशन करने के बाद हमें बस अभी इतना समझ में आया कि स्टेट आपका कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है, जो कि हम मैनेज करना इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। अब चलो ये तो ठीक है, लेकिन स्टेट की नीड क्यों पड़ती है, डेटा तो हम ऐसे भी बना सकते हैं ना, वेरिएबल हम ऐसे भी बना सकते हैं, एरे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम ऐसे भी बना सकते हैं, फिर स्टेट की नीड क्यों है, आओ इसे समझते हैं। इसे फटाफट हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, कोड में आना पड़ेगा डेफिनेटली हमें, तो ये है हमारा कोड, ये है हमारा कोड, इसको मैं अभी ये वीट वाला प्रोजेक्ट मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये सब आप कर लेना फटाफट, और इसको मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ। ये हमारा कोड अभी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रखा है मैंने, साथ ही साथ हमारा ये ब्राउजर पे रन भी कर रहा है, हेलो आपको बता रहा है, आप भी हेलो करो, ठीक है। तो ये हमारा कोड, ऑल राइट। अब मैं ये कह रहा था कि वाई स्टेट, ये आप बताओ वाई स्टेट, हम यहाँ पे डेटा तो नॉर्मली भी बना सकते हैं, चलो ये ऐप हमारा कंपोनेंट है, डेफिनेटली ऐप अगर हमारा कंपोनेंट है तो ये हमारा डेटा है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, ये हमारा डेटा है, तो डेटा तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, फिर स्टेट क्यों, ऐसे भी तो डेटा बना सकते हैं ना, फिर स्टेट क्यों। तो थोड़ा बहुत आज सोचो, थोड़ा बहुत ऐप एक्सप्लोर करो, वीडियो पॉज करके, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, सच बता रहा हूँ, बाकी अगर ऐसे ही देखने बैठोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, वाई स्टेट, ठीक है, क्यों चाहिए हमें स्टेट, स्टेट की जरूरत क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप बताने की कोशिश करो, हालांकि बता तो नहीं पाओगे, कमेंट कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन खुद में पहले से जान लो, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों स्टेट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, चार्ज है ना, चार्ज तो है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काउंट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, काउंट को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से, ऑल राइट, ऑल राइट।
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और बटन में मैं नाम दे दूंगा इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट वाला बटन है हमारा, और ये जो वन था हमारा, वन वाला वेरिएबल जो था, हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और ये हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको आ रही है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से वन दिख रहा होगा, इंक्रीमेंट वाला बटन आ रहा है, जो कि काम कुछ नहीं करेगा। बटन बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि काम करने लगेगा, लॉजिक तो लिखो। तो यहाँ पे हम लॉजिक भी लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करना है, तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला एक फंक्शन रन करना है। तो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे भी बना सकते हो फंक्शन, चलो यहीं पे बना देते हैं। तो ये हमारा एक फैट एरो फंक्शन, ये हमने एक फंक्शन बना दिया। और फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर देंगे। काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू एक बढ़ा देंगे। ऑल राइट, तो इंक्रीमेंट में कर रहा हूँ, तो ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमने तो यहाँ पे किया है काउंट प्लस प्लस, तो कायदे से काउंट प्लस प्लस होना चाहिए। तो क्या ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है या नहीं? यहाँ पे तो देखो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर कंसोल में आके देखे तो कंसोल में हमने कुछ कंसोल करा नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या ही दिखेगा। आ जाओ कंसोल करा के देखते हैं। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अच्छा अभी पहले फिलहाल तो कांस्टेंट हटा दो यहाँ से, लेट यूज कर लेते हैं। ऑल राइट, तो अभी वापस से रिलोड करते हैं एंड इंक्रीमेंट करते हैं। तो नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हो रहा है। ऑल राइट, अभी मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ CLG काउंट। अब देखते हैं, रिलोड करते हैं, मैंने किया इंक्रीमेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कंसोल में तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स एक्चुअल वेरिएबल में तो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल कंसोल करा रखा है। दैट मीन्स आपके एक्चुअल वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यूआई पे अपडेट नहीं हो रहा है। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया, स्टेट एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ डेटा पे फोकस करते हैं, डेटा चेंज करते हैं, यूआई पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही तो हमें चाहिए था रिएक्ट में, यही तो हमें चाहिए था, और वो यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रहा है। डेटा चेंज हो रहा है, वेरिएबल हमने बनाया है, डेटा चेंज हो रहा है, हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन यूआई में अपडेट नहीं कर रहा है। फिर तो वही बात, हमें डॉम मैनिपुलेशन करना पड़ जाएगा। फिर काहे का रिएक्ट, रिएक्ट की तो बेइज्जती हो रही है यहाँ। चलो आ जाओ फटाफट अब स्टेट सीख लेते हैं। तो समझ में आ गया वाई स्टेट। ठीक है, वाई स्टेट, वाई डू वी नीड स्टेट? डायनामिक यूआई के लिए, डायनामिक यूआई हम बना पाए। अभी देखो जैसे ही हमने डेटा में चेंज किया, यूआई पे कुछ रिफ्लेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये स्टैटिक यूआई है, डायनामिकली कुछ काम कर नहीं रहा है। इन्हें काउंटर बटन, अगर काउंटर बटन की बात करें जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था, तो विदाउट स्टेट यूआई वॉन्ट अपडेट व्हेन क्लिक। अगर मैं क्लिक बटन पे क्लिक कर रहा हूं, मैंने लॉजिक भी लिख रखा है, वेरिएबल में अपडेट भी हो रहा है, लेकिन यूआई में चेंज नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम स्टेट के हेल्प से काम करें तो यूआई में आपका अपडेट होगा सिर्फ और सिर्फ डेटा में चेंज करने पे, सिर्फ और सिर्फ डेटा में चेंज करने पे यूआई अपडेट होगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत यूज स्टेट हुक के बारे में समझते हैं। हुक 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 बहुत देर से चर्चा हो रही थी। चर्चा मैं तो नहीं कर रहा था, मतलब बेसिकली काफी लोग कमेंट में कह रहे थे हुक कहाँ है, हुक कहाँ है। तो ये है हुक, हमारा यूज स्टेट भी एक हुक होता है। हुक पे और भी चर्चा करेंगे हम लोग, बहुत सारे हुक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हुक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करने वाले हैं स्टेट बनाने के लिए, अपना डेटा बनाने के लिए, जिस डेटा में चेंज करने पे आपका यूआई में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, वो अब यूज स्टेट हुक मैनेज करेगा आपका। हमें बस यूज स्टेट समझना है। हुक पे भी बहुत ज्यादा मत जाओ, हुक क्या मतलब, कितने सारे हुक्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक हुक हमें देखना है, जो कि है यूज स्टेट, जिससे कि हम लोग स्टेट बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, क्या सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको इजी करके मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो देखो देखो, यहाँ पे फोकस करो आप फटाफट, यहाँ पे फोकस करो। हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है यूज स्टेट। ये देखो, मैंने बोला कि स्टेट बनाना है हमें, जिससे डेटा चेंज होने पे डेफिनेटली हमारा यूआई में रिफ्लेक्ट। ऑलराइट, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूज स्टेट का, जिसमें एस कैपिटल होता है, कैमल केस में लिखते हैं यूज स्टेट। ये आपका एक फंक्शन होता है इस तरीके से, और यहाँ पे हम अपना इनिशियल स्टेट डाल देते हैं। वेरिएबल में क्या कर रहे थे, नॉर्मल लेट कुछ काउंट इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 या 1 जो भी लिख रहे हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया अपना स्टेट डेटा। डेटा अब हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने से हुआ क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने स्टेट बना दिया, इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल तो मिलेगा ही, ये आपको रिटर्न करेगा एक एरे। क्या रिटर्न करेगा, एक एरे। ध्यान से सुना मेरी बात, सब समझ में आ जाएगा। यूज स्टेट का हम यूज करेंगे, ये आपको रिटर्न करेगा एक एरे। अब इस एरे में दो चीजें होंगी, जिसको कि हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। डिस्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ रखा है, नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में इतना तो समझ आ जाएगा जो अभी मैं बताऊं। तो ये रिटर्न करेगा एक एरे। अब इस एरे में हमें दो चीजें मिलेंगी,
सबसे पहला तो हमें मिलेगा वेरिएबल, जो कि काउंट वेरिएबल हम बना रहे थे। लेट से हम काउंट ही नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए काउंट यहाँ पे बोल देते हैं, वेरिएबल मिल गया। ऑल राइट, एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे मिलेगा एक सेटर फंक्शन। हमें यहाँ पे मिलेगा एक सेटर फंक्शन, ठीक है। ध्यान से समझो जो अभी मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत सारी चीजें मैं और कॉम्प्लेक्स करने वाला हूँ, बैचिंग वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो सेटर फंक्शन, ठीक है। अब इस सेटर फंक्शन में मान लेते हैं हमने इसका नाम दे दिया है सेट काउंट। सेटर फंक्शन का नाम नाम कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे जो एरे में आ रहा है ना, एरे में दो चीजें आपको मिल रही है, एक तो वेरिएबल, एक सेटर फंक्शन। वेरिएबल का नाम आप ए दो, बी दो, अल्फा दो, बीटा दो, गामा दो, काउंट दो, जो मर्जी। सेटर फंक्शन में आप सेट ए, सेट बी, मतलब आगे सेट लगाना जरूरी है, नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन आगे सेट लगा दे, इससे पता चलता है कि ये सेटर फंक्शन है जो कि इसको सेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। तो सेट काउंट ये हमारा एक हो गया फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हम पहले भी बना रहे थे वेरिएबल। एक्स्ट्रा हमें क्या मिला? एक्स्ट्रा हमें ये मिला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार स्लैक हो जाओ। एक्स्ट्रा हमें क्या मिला? एक्स्ट्रा हमें मिला ये सेटर फंक्शन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग अभी समझने वाले हैं, जिस पे पूरा का पूरा आपका चर्चा चलने वाला है। इसी में फंक्शनल अपडेट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझेंगे। यही वो फंक्शन है जिससे कि हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, डेटा चेंज करेंगे, और यूआई में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस डेटा में चेंज करना है, सेटर फंक्शन का यूज करेंगे, डायरेक्टली अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले नोट्स में और कुछ भी लिख रखा है क्या काम का, देख लेते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे लिख रखा है कि सिंटैक्स एंड डीस्ट्रक्चरिंग। तो देखो डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं यहाँ पे, ब्राउजर में ही मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट। क्लियर करते हैं इसे। तो यहाँ पे लेट से मैंने एक एरे बनाया, एरे बनाया यहाँ पे 1 2 3 है। अब ये आपका एक एरे हो गया। एरे को एक्सेस करने का तरीका क्या? मान लो मुझे फर्स्ट वाले पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे एरे ऑफ 0 लिखूंगा तो ये फर्स्ट वाला आ गया। एरे ऑफ 1 लिखूंगा तो ये सेकेंड वाला आ गया। एरे ऑफ 2 लिखूंगा तो हमारा ये सेकेंड इंडेक्स पे जो है, जो कि 3 है, वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। इसी को मैं चाहूँ कि एक वेरिएबल में डिस्ट्रक्चर कर लूँ, जैसे हमारा एक एरे है यहाँ पे, या चलो इस तरीके से कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर ही सीधा मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रक्चर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे इस तरीके से एरे बनाना है, इज इक्वल टू जो एरे आप डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। जैसे एरे को डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो, मैंने एरे ARR लिख दिया जो अभी मैंने बनाया था, या फिर मैं कुछ अपना लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बना यस, और यहाँ पे कुछ 0। तो ये 0th इंडेक्स पे माइनस है, फर्स्ट इंडेक्स पे 0 है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ तो मैं वेरिएबल का कुछ नाम दे सकता हूँ। मैंने मान लो वेरिएबल का, पहले वेरिएबल का नाम दिया अल्फा, तो अल्फा के अंदर आ जाएगा माइनस, और मैंने दूसरे का नाम दे दिया बीटा, तो बीटा के अंदर आ जाएगा 0। इंडेक्स बेसिस पे काम करता है। फर्स्ट इंडेक्स पे अल्फा वेरिएबल है, फर्स्ट इंडेक्स पे माइनस है, तो अल्फा वाले वेरिएबल के अंदर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा ये वाला सेकेंड, फर्स्ट वाला, सॉरी ये तो 0th इंडेक्स था ना, 0th इंडेक्स के अंदर हमारा माइनस आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स के अंदर बीटा के अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है। तो अगर मैं अभी अल्फा देखना चाहूँ तो अल्फा के अंदर हमारा अल्फा इज नॉट डिफाइंड बता रहा है। अच्छा, गलत स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, APH लिख दिया। तो अल्फा के अंदर माइनस है और बीटा के अंदर 0। तो ये हमारे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं फटाफट। तो अब स्टेट में इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब स्टेट में इस तरीके से नहीं बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा, कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट लिखना जरूरी है क्या? देखो जरूरी है। क्यों जरूरी है वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट, और एक मैं दे दूंगा सेट काउंट। मैंने बोला जरूरी नहीं है कि आप नाम सेम दो, बस ये ध्यान रखना है कि पहला वाला आपका वेरिएबल होगा, दूसरा वाला आपका फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से आपको बता देता हूँ। अरे यार, जाओ सिंटैक्स ठीक है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ पे आ जाओ। तो मुझे पता है एरे रिटर्न होगा, यूज स्टेट का मैं यूज करूंगा। मैं यहाँ पे 0 से इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ तो मुझे एक एरे मिलेगा। तो कंसोल करके एरे देखते हैं फटाफट, और एरर भी मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हमने थोड़ा सा काउंट को यूज किया है, थोड़ा सा क्या पूरा ही काउंट को यूज किया, काउंट यहाँ पे है नहीं तो इसलिए एरर मिल रहा है। तो एरर पे भी फोकस मत करो अभी फिलहाल के लिए। यहाँ ध्यान, ये एरे जो आ रहा है आपके पास, एरे में 0th इंडेक्स पे आपका वो स्टेट है, वेरिएबल में जो हमने डेटा स्टोर किया है वो है, एंड फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आपका एक फंक्शन है, दिख रहा है। तो इसी को मैं डीस्ट्रक्चर कर लूंगा। फर्स्ट वाले प्लेस पे आपका क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले प्लेस पे आपका वेरिएबल आ रहा है जिसे मैं नाम दे दूंगा काउंट। सेकंड वाले प्लेस पे आपका आ रहा है फंक्शन जिसे मैं नाम दे दूंगा सेट काउंट। तो पहला वाला वेरिएबल हो गया, दूसरा वाला फंक्शन हो गया। अब आप इसे चाहो तो देख सकते हो। तो काउंट में मैं देखता हूँ क्या है यहाँ पे। तो काउंट में देखो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा से
एलर्जी है, 2 बारी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैंने एक बारी यूज किया तो एक बारी दिखाओ, तो मैं इसे हटा दूंगा स्ट्रिक्ट मोड को। तो यहाँ पे ये देखो रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे देखो काउंट आपके पास आ गया 0, ऑल राइट। और अगर हम लोग सेट काउंट को देखना चाहें तो सेट काउंट में डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, सेट काउंट में आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेटली मैं यूज करके आपको अभी दिखाऊं। तो बहुत बढ़िया, तो इसी काउंट को अभी मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं फंक्शन अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करते हैं कचरा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ऑन क्लिक, यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट फंक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ फंक्शन है यार, फंक्शन इंक्रीमेंट। तो ये वाला फंक्शन मैंने इंक्रीमेंट बनाया और यहाँ पे मैंने यूज किया। अब मैं करूंगा क्या, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल को चेंज कर नहीं सकता। आप बोलोगे लेट कर लो, चलो मैं लेट करके दिखा देता हूँ। लेट कर लिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे काउंट को चेंज करता हूँ, काउंट प्लस 1 कर देता हूँ। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ऑल राइट। काउंट वाला वेरिएबल ये था हमारा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ये तो बेसिक बेसिक बच्चों वाली चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सीएलजी करते हैं काउंट को और देखते हैं कि क्या अब हमारा यूआई में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि अगर हम यूज स्टेट का यूज करें, अगर स्टेट का यूज करें तो स्टेट में चेंज होने पे यूआई पे भी रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या हमारा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा सोच के बताना, क्या हमारा रिफ्लेक्ट होगा। आ जाओ रिलोड करते हैं, मैंने किया इंक्रीमेंट। अगेन अगेन यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ यूआई में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यूआई में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर काहे का स्टेट, तो याद करो वो दिन जस्ट थोड़े से समय पहले मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे कहाँ बताया था यार, मैंने रफ कर दिया क्या। ये यूज स्टेट में आपको वेरिएबल तो मिल ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको एक सेटर फंक्शन मिलता है। ये क्यों मिलता है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ, क्यों मिलता है। डेफिनेटली ताकि हम इस फंक्शन के थ्रू हम इस वेरिएबल को अपडेट करें। तो इस फंक्शन के थ्रू अगर हम इस वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो हमारा यूआई में चेंज होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है, क्या करना है, वो आगे बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है, स्लाइड वगैरह ले रखा है, तो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बस समझते चलो। तो यहाँ पे अब मैं इस तरीके से अपडेट करने के बजाय, इस तरीके से अपडेट करने के बजाय अब मैं यहाँ पे सेट काउंट का यूज करूंगा और यहाँ पे काउंट प्लस 1 कर दूंगा। अब ध्यान से समझना, ये सेट काउंट हमारा फंक्शन था जो कि ताकत रखता है इस काउंट को अपडेट करने की। तो मैं अगर यहाँ पे सेट काउंट पे, सेट काउंट में मैं 5 दे दूं, तो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा, सेट काउंट क्या करेगा, इस काउंट वाले वेरिएबल में जो कि स्टेट है हमारा, स्टेट में 5 सेट कर देगा। सेटर फंक्शन का एक ही काम है, सेट कर देना, और सेट करने के बाद दोबारा रीरेंडर करना यूआई को। इस पे बहुत ज्यादा अभी मत जाओ, मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दोबारा रीरेंडर करता है जिससे कि यूआई अपडेट हो जाता है। तो सेटर फंक्शन का काम यही है कि डायनामिकली जैसे ही यहाँ पे काउंट वेरिएबल में भी चेंज करेगा और चेंज करने के बाद यूआई में भी अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आके आप देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा क्या होगा, 5। दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली अगेन वो 5 कर रहा है, लेकिन 5 का 5 ही है तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे हमेशा अपडेट करने के लिए सेटर फंक्शन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। और इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ वाली चीजें हैं जो कि चर्चा करना बाकी है, अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक्स आ रहे हैं, तो अभी ऐसा मत समझना कि बेसिक बेसिक हो गया खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पुराना स्टेट जो कि हमारा काउंट है उसको यूज करूंगा और उसमें प्लस 1 करूंगा। तो जैसे ही पहली बार इंक्रीमेंट कॉल होगा, पुराना वैल्यू क्या है काउंट का, 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सेट काउंट क्या करेगा, काउंट में 1 सेट कर देगा। फिर जब दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट में कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर काउंट में कितना सेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जब दोबारा कॉल होगा तो काउंट का वैल्यू 2 होगा, उसमें 1 ऐड होगा, फिर 3 हो जाएगा। तो पुराना वाला जो स्टेट है उसमें ये एक एक बढ़ाता जाएगा। और सेट काउंट का क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, सेटर फंक्शन का हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये यूआई में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। रिलोड करते हैं, इंक्रीमेंट मैंने किया, वापस से रिलोड कर देता हूँ, इंक्रीमेंट देखो 1 2 3 5 6, कोई डॉम मैनिपुलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे सिंपली हमने स्टेट बनाया, स्टेट में हमें एक फंक्शन मिल गया, उस फंक्शन का यूज करके हमने अपडेट किया, यहाँ पे यूआई आपका ऑटोमेटिकली अपडेट, ठीक है। इतनी सी बातें अगर आपको क्लियर हैं, समझ में आती हैं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे हमें बस एक सेटर फंक्शन एक्स्ट्रा मिला है, थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिंटैक्स क्यों यूज करें, बट बिलीव करो मेरे पे, जो आप जावास्क्रिप्ट करके आए हो ना, जो लंबा चौड़ा डॉम मैनिपुलेशन, इससे बहुत ज्यादा आसान होता है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है।
तो इतना आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ और मेरे लिए भी, मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स रिस्ट्रक्चरिंग में आपको सबसे पहला तो ये काउंट मिलता है जो कि स्टेट वेरिएबल है, दूसरा आपका सेटर फंक्शन मिलता है। तो स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल इज ए स्पेशल वेरिएबल, ये आपका एक स्पेशल वेरिएबल है जो कि नॉर्मल वेरिएबल में आपको ये फंक्शनलिटी नहीं मिल रही थी, जो कि स्पेशल वेरिएबल में आपको मिलती है। स्पेशल वेरिएबल में क्या होता है एक्स्ट्रा? स्पेशल वेरिएबल in React that holds data that changes over time and should trigger a re-render of the component when it changes। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेट के डेटा में, मतलब स्टेट में या जो भी आपने डेटा, इसमें जब भी चेंजेस होंगे वो आपके यूआई में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ये इस वेरिएबल की खास बात है। लेकिन कब करेगा? जब आप सेटर फंक्शन का यूज करके इसे अपडेट करोगे, इंस्टेड की आप डायरेक्टली इसे अपडेट कर रहे हो, फिर तो वही नॉर्मल वेरिएबल वाला केस हो गया, है ना। आप सेटर फंक्शन का यूज करके इसे अपडेट करोगे तब। ठीक है, ऑलराइट। रिक्वेस्ट रिएक्ट टू अपडेट द स्टेट एंड री रेंडर द कंपोनेंट। सेटर फंक्शन का काम ये होता है कि स्टेट को तो अपडेट करेगा, साथ ही साथ री रेंडर करेगा कंपोनेंट को। इंश्योर्स चेंजेस आर ट्रैक्ड बाय रिएक्ट इंटरनल सिस्टम। रिएक्ट की जो इंटरनल एल्गोरिदम है, रिएक्ट का जो इंटरनल सिस्टम है, उसके थ्रू ये सेटर फंक्शन बनाया इसलिए गया है ताकि उसका ट्रैक रख पाए और जैसे ही चेंज हो वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाए यूआई में। और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा सब्र रखो। और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, कर गया। नेवर मॉडिफाई स्टेट डायरेक्टली, जैसे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 आपने डायरेक्टली कर दिया, ये नहीं करना। ठीक है, डायरेक्टली म्यूटेटिंग द वेरिएबल वॉन्ट ट्रिगर री रेंडर, ये री रेंडर ट्रिगर नहीं करेगा। और अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज क्यों करते हैं ज्यादातर। हालांकि लेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हर जगह कॉन्स्ट लिखा हुआ देखोगे। कॉन्स्ट स्टेट कॉमा set state is equal to use state। तो यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज क्यों करते हैं? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, बता दो भी फटाफट। एक्सीडेंटल चेंजेस से बचने के लिए, एक्सीडेंटल चेंजेस से बचने के लिए। बिगिनर्स के साथ ज्यादातर क्या होता है कि वो सेट स्टेट करने की बजाय स्टेट में ही चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हो भी जाता है लेकिन यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का तो आपको आइडिया ही जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ ही रखा है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल को आप चेंज करने की कोशिश करते हो वो आपको देता है एरर। तो जैसे ही एरर देगा आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्टली इसे चेंज नहीं करना है, सेट स्टेट से चेंज करना है। सिंपल सा रीजन है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, दैट्स इट। आगे और भी चीजें हैं डिस्कस करने को, और कुछ याद आता है तो फटाफट यहाँ पे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला स्लाइड प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। स्लाइड में बहुत सोच समझ के ढंग से आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ ताकि बहुत तगड़े लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप स्लाइड वगैरह को पढ़ा करो एक बार। इनिशियल स्टेट पॉसिबिलिटीज अब क्या क्या है? इनिशियल स्टेट पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? मैंने अभी क्या बोला, नॉर्मल वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। लेट या कॉन्स्ट ही चलो ले लेते हैं, कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल वेरिएबल में तो आपको पता है यहाँ पे काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं हम लोग। नंबर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग एरे भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। तो स्टेट में भी कुछ वैसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट में भी हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। स्टेट जो हमारा होता है, स्टेट में भी हम नंबर बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, बुलियन बना सकते हैं, बुलियन ट्रू या फॉल्स आप जान रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एरे डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। करके दिखा दूं क्या मैं आपको? आ जाओ करके दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करूंगा अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी। तो लेट मैं यहाँ पे मान लो एक यूजर डेटा बनाता हूँ, यूजर डेटा कॉमा सेट यूजर डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली की वैल्यू पेयर होती है, तो मैं यहाँ पे नेम ऑलराइट और एज कुछ इस तरीके से, और पैशन में दे देता हूँ डिंग, राइट। ठीक है, पैशन कोडिंग, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे इस तरीके से यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेटली स्टेट के अंदर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। कंसोल करके आप देख सकते हो, सीएलजी करोगे स्टेट को तो स्टेट नहीं यूजर डेटा यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करा के देखो, आप ये स्टेट देखो। चेंज कैसे करोगे अभी से चेंज कैसे करना है? तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। अपडेटिंग द स्टेट वाले स्लाइड में भी हम लोग आने वाले हैं।
चेंजेस में मैं सारी चीजें बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को चेंज करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एरे वगैरह चेंज करना है या कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो डेफिनेटली सेटर फंक्शन का तो यूज करना है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन और भी कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है सेट करते समय या अपडेट करते समय, अपडेशन वाला अभी प्रॉपर देखेंगे हम लोग, क्लियर हो जाएगा। तो इतना सा तो आपको क्लियर हो गया ना अभी तक? बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है अभी तक हमने डिस्कस। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है अभी हमने डिस्कस। हमने बस देखा कि स्टेट, स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट में चेंज करे तो यूआई में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नॉर्मल वेरिएबल से ये सारी चीजें हो नहीं पाती है, नॉर्मल वेरिएबल ये कर नहीं पाता है, तो हमने बनाया स्टेट। स्टेट में खासियत ये होता है कि ये एक एक्स्ट्रा सेटर फंक्शन देता है, तो सेटर फंक्शन का यूज करके जैसे ही हम स्टेट में अपडेट करते हैं वो यूआई में रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट्स इट, अभी तक हमने इतना सीखा है और बहुत ज्यादा कुछ खास सीखा नहीं। और स्टेट में हम लोग वो सारी की सारी चीजें डाल सकते हैं जो एक नॉर्मल वेरिएबल में डाल सकते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है, अभी भी डाल सकते हैं, है मरा नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल मरा नहीं है, वो भी नहीं जिंदा है। आगे बढ़ते हैं, अपडेटिंग स्टेट अब समझते हैं। थोड़ा पानी वानी पी लिया जाएगा, स्लाइड है। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मुझे देखने दो कि सारी जो चल रही है ना, कि बीच बीच में बंद हो जाता है तो मुझे परेशानी हो जाती है। 38 मिनट तो बन गया, वाह। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। बीच में तो थोड़ा बहुत मैं कहती किया होगा, ये भी कटेगा। And क्या देख रहा था मैं, चलो ये तो चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये- यहाँ आ जाते हैं वापस से, और बढ़िया। स्लाइड देख रहा था ना मैं, हाँ, स्लाइड, स्लाइड। और ये कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड एंड अपडेटेड। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है बहुत बढ़िया से। और उसके पहले ये अपडेशन वाला मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से अपडेट, क्या क्या ध्यान रखनी है आपको चीजें। उसके बाद हमारा है मेमोरी। ये तो मैंने पहले भी कंपोनेंट वाले चैप्टर में, कंपोनेंट वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है मेमोरी वगैरह का कॉन्सेप्ट। इसमें मैं थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा जो कि मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने ये स्लाइड ले रखा है। फिर उसके बाद है हमारा कीड कंपोनेंट्स, की किड किड नहीं की, के यूआई की कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखा होगा मैप वैप करते समय हम की लगाते हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि क्यों लगाते हैं, क्या बग्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, वो सारी की सारी चीजें। एंड फिर कंपोनेंट फिटबॉल, ये ब्रेक के बाद करेंगे, चलो ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, अपडेटिंग स्टेट समझो पहले, मोबाइल में है ना चार्ज, चलो ठीक है चल रहा है। अपडेटिंग स्टेट में हमने हमने मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे इस तरीके से आपको अपडेट करना होता है सेटर फंक्शन का यूज करते हुए। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे एक और भी तरीका होता है, ये आपका सेकंड तरीका है। अब इसका एक्चुअली में कहाँ यूज है, कब यूज करते हैं और क्या क्या फायदे हैं इसके। कॉमन फिटबॉल पिटफॉल्स जो अभी था ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया आगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें लिमिटेशंस, लिमिटेशंस तो नहीं कहना चाहिए, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो रिएक्ट ने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए किया है, और उसको समझते हुए उसका सॉल्यूशन। छोड़ो, अभी वहां जाएंगे ना अच्छे से समझ में आएगा, अभी मैं बकना शुरू करूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो फंक्शनल अपडेट वाला अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है। दो तरीका बस आपको याद रखना है। पहला वाला तरीका ऐसा यूज करते हैं लोग, अभी अभी मैंने करके बताया आपको। और ये दूसरा वाला तरीका अभी जस्ट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि ये वाले तरीका और ये वाले तरीके में अंतर क्या है, इसको कब यूज करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं बस बताऊंगा कि कैसे करते हैं। फिर अपडेटिंग एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, चलो पहले ये बता देता हूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब छूट गया तो, है ना, कोड में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या बताना था, अच्छा वो फंक्शनल वाला मेथड बताना था, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, कार्ड कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे काउंटर नाम का फाइल, बाद में भी बनाना ही है आई बिलीव वगैरह समझाने के लिए। कार्ड डॉट जेएसएक्स बना लेते हैं यहाँ पे, आर ए एफ सी। और यहाँ पे वही काउंटर वाला काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया है ना, कंट्रोल सी और कंट्रोल टी। यहाँ पे नाम दे देंगे कार्ड, नहीं भी दोगे तो चलेगा क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये सब हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग का काम होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये सब हटा दो, हटा दो, हटा दो। ऐप डॉट सी एस एस यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास काउंट दिख रहा है, इंक्रीमेंट वाला बटन दिख रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे हम लोग काउंट को यूज कर लेंगे और यहाँ पे काउंट वाली सारी चीजें हटा देंगे। ये हट गई काउंट, ये हट गई हमारी काउंट, हमारी प्यारी काउंट, इसको मैं कर दूंगा कमेंट। ठीक है, के बाद ये जो कंसोल है इसको भी मैं कर दूंगा कमेंट। और फिर ये सब हम लोग हटा देंगे। ये सब हमने काउंट, काउंट नहीं कार्ड वाले कंपोनेंट में
सेव कर लिया, तो कार्ड वाला कंपोनेंट हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। दैट्स इट। हमें यहाँ पे दिख रहा है, रिलोड करते हैं, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट भी होगा। वाव। हाँ, तो क्या बताने वाला था मैं, अपडेटिंग स्टेट का एक और तरीका अपडेट करने का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक तरीका तो ये था अपडेट करने का, ऑलराइट। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि यहाँ पे मैंने लिखा सेट काउंट, ठीक है, सेट काउंट, एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे फंक्शन का यूज कर दिया, ठीक है। ये आपको बाय डिफॉल्ट फंक्शनल अपडेट भी प्रोवाइड करता है। हायर ऑर्डर फंक्शन आप समझ सकते हो इसे, हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह भी आप इसे ट्रीट कर सकते हो। सेट काउंट आपने किया, आप चाहते हो कि आप इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हो, मतलब दूसरा है इसका रीजन, दूसरा है क्यों यूज करते हैं फंक्शनल अपडेट के लिए, बैचिंग वगैरह, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल आप एक फंक्शन बना लो, चाहे ये वाला फंक्शन बना लो, ठीक है, या फिर चाहे आप ये वाला फंक्शन बना लो, कोई भी एक फंक्शन बना लो चलेगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन बना लेता हूँ, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। अब इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में ध्यान से समझना, इस वाले फंक्शन में बाय डिफॉल्ट आपको एक पैरामीटर मिल रहा होता है, बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे कुछ भी नाम दो आप, बाय डिफॉल्ट मिल रहा होता है। क्या मिल रहा होता है? ये स्टेट, स्टेट का वैल्यू आपको मिल रहा होता है, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो आप यहाँ पे आप फालतू नाम दे दो। इस फालतू में क्या वैल्यू होगा? जो वैल्यू काउंट में होगा, प्रीवियस काउंट में होगा, मतलब काउंट में जो करंट वैल्यू होगा वो आपको मिल रहा होगा, जो कि 0। तो यहाँ पे फालतू में क्या आ रहा होगा आपके पास? 0। चलो कंसोल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेट वगैरह गया भाड़ में, अभी मैं सिर्फ कंसोल करके दिखाता हूँ। सेट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोल कर रहा हूँ। सेट तो तब होगा जब मैं रिटर्न करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हूँ, यहाँ पे आ गया 0, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ इसलिए खाली हो गया, यहाँ पे 0 आ रहा है। दैट मीन्स इस फालतू में क्या आ रहा है? काउंट का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। अगेन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऐसे तो कर ही सकते हैं हम लोग काउंट प्लस 1, लेकिन एक और तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है? फंक्शनल अपडेट का। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट में क्या मिल रहा होता है? वेरिएबल का वैल्यू, स्टेट का वैल्यू। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मान लो मैंने यहाँ पे फालतू नाम दे दिया, ज्यादातर हम प्रीवियस नाम देते हैं, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू है ना वो यहाँ पे मिल रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे प्रीवियस प्लस 1, तो सेम काम हुआ। ये जो काम हमने यहाँ पे किया था एक लाइन में, वो हमने यहाँ पे किया 3 लाइन में। क्या फायदा होगा? फायदा है डेफिनेट, बहुत फायदा, हम लोग बहुत इसका यूज करते हैं, आगे मैं बताऊंगा अभी। अभी बस ये सिंटैक्स ध्यान में समझो। हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह यहाँ पे भी ये काम कर रहा है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू मिल रहा था, प्रीवियस वैल्यू में हमने 1 ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न करना मत भूलना, रिटर्न करोगे तभी तो आपका ये अपडेट हो रहा होगा। तभी क्या ये अपडेट हो रहा होगा? डेफिनेटली। रिलोड करते हैं, अपडेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट तरीका भी है, आपको पता होगा शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि यहाँ पे आप फ्लैट एरो फंक्शन का इस तरीके से यूज कर सकते हो डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आपको मान लो फालतू मिल रहा है, फालतू या जो भी आप नाम देना चाहो, मैं यहाँ पे प्रीवियस नाम दे देता हूँ, प्रीवियस। तो ये प्रीवियस वाला जो भी वैल्यू है, प्रीवियस में मैं +1 करूंगा, और रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप करली ब्रेसेस लगा रहे हो तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये आपने रिटर्न किया तो ये आ रहा है, और अगर रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो ये करली ब्रेसेस हटा दो, करली ब्रेसेस, क्योंकि एक ही लाइन का कोड है तो करली, ये सब जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है यार, जावा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर है तो आप ये भी हटा सकते हो। तो ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका लिखने का, ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट कोड हो गया, ये शॉर्ट कोड, शॉर्टकट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से लिख रखा, तो समझ में आ गया, सिंटैक्स वाइज समझ में आ गया क्या यूज है, बताऊंगा आगे, प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया आपको, कंफ्यूज नहीं किया आपको, ठीक है। फिर अब ये वाला लाइन थोड़ा सा आप समझो, ये वाले लाइन के लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रखा है, इसलिए उनको कंफ्यूजन हो रहा है। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा होगा उन्होंने तो ये 2 लाइन समझ भी लिया होगा अभी तक। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अपडेटिंग एरे और ऑब्जेक्ट, या कुछ भी अगर आप अपडेट करना चाह रहे हो ना, एरे ऑब्जेक्ट जैसी चीजों को, तो आप डायरेक्टली उसमें छेड़खानी मत करो, डायरेक्टली म्यूटेट मत, उसकी कॉपी बनाकर करो। ये जावास्क्रिप्ट में भी मैं कहता था, यहाँ पे वही सेम फंडा है, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करो। इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है? चेंज नहीं करना, ये सब आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। म्यूटेबल मतलब होता है चेंज करना, चेंज करना, तो डायरेक्टली चेंज नहीं करना है। जैसे आपने यूज स्टेट का यहाँ पे यूज किया, यूज स्टेट, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तो डेफिनेटली अभी मैं बता रहा था कि अगर डायरेक्टली चेंज करोगे तो री रेंडर होगा नहीं, तो डायरेक्टली चेंज नहीं करना है आपको यहाँ पे। तो स्टेट आपने जो भी बनाया है, कॉन्स्ट, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सेट ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। तो अगर आप ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली ये पुश या फिर डॉट करके इस नोटेशन से इस तरीके से आप डेटा डाल दोगे,
तो डेफिनेटली अपडेट नहीं होगा। आपको वहां पे सेटर फंक्शन का यूज करना है। सेटर फंक्शन में भी आपको ध्यान ये रखना है कि वेरिएबल में आप चेंज ना करो। लो यार समझ लो, अच्छे से समझ लो। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते तो, पढ़ के आते तो मतलब क्या हो जाता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया सेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, राइट। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, की वैल्यू पेयर होता है, तो मान लो मैंने यहाँ पे की किया, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो मैंने बोला डायरेक्टली चेंज करोगे तो फिर क्या फायदा होगा। डायरेक्टली चेंज करने का मतलब आप ऑब्जेक्ट डॉट पुश कर सकते हो, इसमें कोई एलिमेंट है ना, कुछ भी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डॉट पुश कर सकते हो। फिर आप ऑब्जेक्ट डॉट की का नाम यूज करके ऑब्जेक्ट डॉट ने डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश कर सकते हो। तो ये सब मत करना, कॉन्स्ट है फिर भी चेंज हो जाएगा। ये सब आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है, ये कॉन्स्ट है फिर भी आप ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली म्यूटेट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है। डायरेक्टली चेंज कर, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि फिर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा आपके यूआई में। सेटर वाले फंक्शन का यूज करना, और सेटर वाले फंक्शन को यूज करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का कॉपी बना के काम करना होगा। कैसे, तो ये हो गया हमारा सेट ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट, इसमें डेफिनेटली जो भी हम डालेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा। या फिर आप सेटर फंक्शन में एक और फंक्शन बना के प्रीवियस वैल्यू में समथिंग 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 वो काम कर सकते हो। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तो इस ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा जाके। हाँ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन वाला यूज कर लो, इस तरीके से प्रीवियस वैल्यू ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे आप इस तरीके से, अरे यार रिटर्न करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करोगे और लिखोगे प्रीवियस, तो प्रीवियस ऑब्जेक्ट में जो भी की वैल्यू पेयर्स होंगे वो आ जाएंगे। एंड यहाँ पे अपना कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना होगा तो वो ऐड कर दोगे, और ये नया वाला ऑब्जेक्ट आपका कॉपी बना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज हो, कॉपी बन के रिटर्न हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास वही नॉर्मल वाला तरीका, कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लो। क्या चेंज करना है आप देख लो, जैसे कि यहाँ पे डॉट 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 मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट, तो ये पुराना वाला ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जो भी ये कॉपी बन गया ऑब्जेक्ट का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी बन गया। तो यहाँ पे आप डॉट 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 ऑब्जेक्ट आपने कर दिया, जो भी चेंजेस करने हैं ऐड करने हैं, या नेम वाले की में ही कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, सेटर फंक्शन के थ्रू आपका इस ऑब्जेक्ट में जाके सेट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, म्यूटेट नहीं करना है डायरेक्टली, ठीक है। बाकी अगर ये नहीं समझ में आया है तो यार जावास्क्रिप्ट, तो कॉमन मिस्टेक्स होती है कि डायरेक्टली हम म्यूटेट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। नेवर मॉडिफाई स्टेट डायरेक्टली, और ये तो पुराना वाला एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्टली म्यूटेटिंग द वेरिएबल मॉड। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, और रिएक्ट कंपोनेंट्स आर रेंडर्ड एंड अपडेट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टेट डिक्लेरेशन, वो आपको समझ में आ गया स्टेट कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो कंपोनेंट्स इन रिएक्ट मैनेजेस देयर डेटा यूजिंग स्टेट, डेफिनेटली सबको पता, अब तो बच्चे बच्चे को पता है। इन फंक्शंस कंपोनेंट्स दिस इज टिपिकली डन यूजिंग द यूज स्टेट हो। अगर फंक्शनल कंपोनेंट की बात करें, दो तरह के होते हैं ना, फंक्शनल क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड तो अभी तक मैंने आपको आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, प्रोजेक्ट में मैंने बोला था, देखेंगे वो भी देख लेंगे। तो इन फंक्शनल कंपोनेंट हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं स्टेट बनाने के लिए। इसका यूज स्टेट का भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अपडेटिंग स्टेट कैसे अपडेट करेंगे, तो व्हेन एन इवेंट ऑक्यूर, जैसे कि यूजर कोई बटन पे क्लिक करता है, ठीक है, या डेटा फेच वगैरह, तो मैंने थोड़ा आगे हायर लेवल एग्जांपल, डेटा फेच वगैरह भी छोड़ो, बटन पे अगर क्लिक करता है, उस पर कोई इवेंट है वगैरह हैंडल करना है, तो यू यूज द स्टेट्स अपडेटर फंक्शन। स्टेट्स अपडेटर फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि स्टेट काउंट हो गया आपका, अपडेटर फंक्शन है स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में, स्टेट बनाओगे और चेंज करने के लिए सेटर फंक्शन का यूज करोगे। अब रीरेंडर होता कैसे, तो व्हेन द स्टेट इज अपडेटेड यूजिंग इट सेटर फंक्शन, जब सेटर फंक्शन का आप यूज करके अपडेट करते हो, रिएक्ट डिटेक्ट्स दिस चेंज। इंटरनली रिएक्ट का जो एल्गोरिथम होता है वो इस चेंज को डिटेक्ट करता है, सेटर फंक्शन उन्होंने बनाया इसलिए डिटेक्ट करता है इस चेंज को। इट देन क्यूज ए री-रेंडर ऑफ द कंपोनेंट। क्यू आप जान रहे हो ना, एक कतार में आपका जो जॉब क्यू होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो एक इस तरीके से समझो कि आपके पास एक एक टास्क करके इस तरीके से लाइन में लगा हुआ होता है, तो उसी लाइन में आपके पास यहाँ पे टास्क आ जाता है और वो शेड्यूल करने के लिए छोड़ देता है। इट देन क्यूज ए री-रेंडर ऑफ द कंपोनेंट वेयर द स्टेट वाज अपडेटेड। जहां जहां भी स्टेट अपडेट हुआ है, हो सकता है कि चाइल्ड कंपोनेंट में भी वो स्टेट आपका यूज हो रखा हो, प्रॉप्स के थ्रू अपने चाइल्ड में भी भेज रखा हो, तो जहां जहां भी स्टेट आपने यूज कर रखा है, अगर उस स्टेट में चेंज होता है
तो री रेंडर ट्रिगर करेगा, शेड्यूल कर देगा री रेंडर करने के लिए। शेड्यूल क्यों बोल रहा हूं मैं, वो सब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कि मैंने आगे ले रखा है आपके लिए, प्रॉपर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी इतना समझो, जब भी आप सेटर फंक्शन का यूज करते हो तो डिटेक्ट करता है चेंज को और री रेंडर के लिए वो चला जाता है। अब जहां जहां भी आपका चाहे चाइल्ड कंपोनेंट में हो रखा हो, पेरेंट कंपोनेंट में हो रखा हो, सारे के सारे कंपोनेंट्स री रेंडर होते हैं वापस से। एंड वही वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है। ड्यूरिंग द री रेंडर रिएक्ट री एग्जीक्यूट्स द कंपोनेंट्स रेंडर लॉजिक, जो भी रिएक्ट का लॉजिक होता है दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। इट कंपेयर्स द न्यू वर्चुअल डॉम, नए वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है पुराने वाले डॉम से। ठीक है, एक्चुअल डॉम से, रियल डॉम से कंपेयर करता है ना, नया डॉम बनाता है। यहाँ पे मान लो पुराना डॉम आपका कुछ इस तरीके से है और इस वाले में कुछ चेंज हुआ है, तो सबसे पहले ये वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा लाइट वेट कॉपी इस तरीके से। और इस वाले में कुछ चेंज हुआ है तो वो बेसिकली ये आपका वर्चुअल डॉम हो गया, वर्चुअल डॉम ये आपका हो गया इधर साइड रियल डॉम। तो अब वर्चुअल डॉम रियल डॉम में कंपैरिजन चलेगा कहाँ पे चेंज हुआ है, वो देखेगा कि इस जगह चेंज हुआ है तो सिर्फ नेसेसरी पार्ट इसी को चेंज करेगा, बाकी सबको चेंज नहीं करेगा। इससे परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो previous one inefficiently update the only the necessary part of the actual DOM to reflect the new state. This ensures that the UI accurately display the current state. तो चेंज करने के बाद जो current state जो कि आपने डेटा चेंज किया है वो स्टेट वाली वैल्यू आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा होता है। सेटर फंक्शन का यूज करके आपने चेंज किया, इंटरनल एल्गोरिदम के हिसाब से वो डिटेक्ट करता है, फिर जो आपका कंपोनेंट्स रेंडर लॉजिक होता है वो दोबारा से चलाता है वर्चुअल डॉम रियल डॉम वाला, वहां पे जो चीजें चेंज करनी होती है वो कर देता है। दैट मीन्स डेफिनेटली जो डेटा में चेंज हुआ है और वो डेटा जहां जहां यूज हो रखा है वहां पे चेंज करके आपका नया स्टेट रिफ्लेक्ट हो जाता है हर जगह। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ही था, थोड़ा और डेप्थ में आगे जाने वाले हम लोग। अब मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि सबका अपना अपना स्टेट होता है, सारे कंपोनेंट्स का अपना अपना स्टेट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे app.jsx में इस कार्ड को रेप्लिकेट कर दूं और रेप्लिकेट करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखो, अगर अगर मेमोरी सबका सेम होता तो एक में मैं इंक्रीमेंट करता सब में इंक्रीमेंट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ वही कंपोनेंट का वैल्यू आपका इंक्रीमेंट होता है। दैट मीन्स हर कंपोनेंट के इंस्टेंस में, इंस्टेंस ही तो बना रहा हूँ ना मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया, एक कंपोनेंट मैंने बनाया, उस कंपोनेंट को मैं यूज कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो हर इंस्टेंस का अपना स्टेट होता है, अपना मेमोरी होता है। ठीक है, दैट्स वाई मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो हर स्टेट का अपना अपना इंक्रीमेंट होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? तो ईच कंपोनेंट इंस्टेंस हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट, ये पहले भी मैंने बताया था एक लेक्चर में, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। each component instance has its own independent state even if it's the same component used multiple times। same component multiple times आप यूज कर रहे हो फिर भी आपके पास इंडिपेंडेंट स्टेट मेमोरी होती है हर एक इंस्टेंस के लिए। why it works like this, इस तरीके से कैसे काम करता है। तो रिएक्ट जो होता है ना, does not attach state to the component function itself, मतलब जो आप कंपोनेंट बना रहे हो उस कंपोनेंट से स्टेट को अटैच नहीं कर देता है, कंपोनेंट के इंस्टेंस से जहां जहां आप यूज कर रहे हो उसके इंस्टेंस से सेपरेटली अलग अलग स्टेट बनाता है और उससे अटैच करता है। अबे यार इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो। कंपोनेंट आपने बनाया कार्ड, तो कार्ड से स्टेट अटैच नहीं हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्ड से स्टेट अटैच हो गया, आप कार्ड जहां जहां यूज कर रहे हो सेम स्टेट ही काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी कार्ड को यूज करते हो ना, इसका नया इंस्टेंस यहाँ पे आपका बनता है, एक इंस्टेंस बना, तो अब जो ये इंस्टेंस बना इसका स्टेट अलग से स्टेट बकेट यहाँ पे एक बनेगा और इसके साथ लिंक हो जाएगा। फिर दूसरा कार्ड आप बनाओगे तो इसका इंस्टेंस बनेगा और फिर इसके इंस्टेंस के हिसाब से इसका स्टेट बनेगा और इसके साथ लिंक हो जाएगा। फिर आप बनाओगे, फिर ये एक नया इंस्टेंस बनेगा, इसके साथ इसका स्टेट लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका काम हो रहा होता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपके पास React does not attach state to the component function itself. Instead, React keep a state bucket for each component instance. हर एक component instance के लिए अपना एक bucket बनाता है ट्री में कुछ इस तरीके से। When React re-renders, it matches components using their position. उसके position के हिसाब से ट्री में वो मैच करता है कौन से component instance का कौन सा state है, एंड उसका डेटा जो भी होता है, मेमोरी होता है, वो उसको वापस दे देता है। ठीक है, जहां पे भी आप यूज कर रहे हो कुछ इस तरीके से काम होता है। की का क्या यूज होता है, आपने देखा होगा कि जब भी मैप करते हो आपको की देना इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। क्यों होता है? जैसे मैं यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट को इस तरीके से यूज कर रहा था अभी मैं यहाँ पे एक एरे बना के यूज करना चाहूँ,
1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आपको आती है, ये सब मैंने पहले भी बता रखा है। एरे डॉट मैथ में करूंगा, यहाँ पे ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, अंदर ये फंक्शन लेगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास आइटम आ रहे होते हैं, एक एक आइटम 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा होगा। मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बार कार्ड आपका रेंडर हो जाएगा, ये 5 बार आपका कार्ड रेंडर हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ऐसा क्यों, यूनिक की प्रॉप क्यों होना चाहिए? तो यूनिक की इसलिए होना चाहिए, यूनिक की इसलिए होना चाहिए, रिएक्ट यूजेस द की प्रॉप, वो जो आप की सेंड करते हो ना, की देते हो, वो ही की आपका डिसाइड करता है कि कौन से कंपोनेंट के साथ कौन सा स्टेट अटैच्ड है, डिसाइड विच स्टेट बिलोंग्स टू विच कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट मल्टीपल टाइम्स रेंडर हो रहे हैं, एक बार कार्ड हो रहा है, दूसरा बार कार्ड हो रहा है, तीसरा बार कार्ड हो रहा है। अब कौन से कार्ड का कौन सा स्टेट है, कौन सा मेमोरी, कैसे पता चलेगा? तो इसी की के थ्रू पता चलता है। अगर की सबका डिफरेंट है, अगर की सबका डिफरेंट है तो वो आपके हर कंपोनेंट को एक फ्रेश स्टेट यानी कि नया स्टेट बना के देता है। जैसे आप यहाँ पे यही वाला काम कर रहे हो, ये आपने मैप किया, तो मैप करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ गया कार्ड, 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 कार्ड। अब अगर आपने की के जगह मान लो कोई आईडी वगैरह यूज कर रखा है, तो इसका की मान लो 1 है, इसका की आपके पास 2 है, फिर इसका की आपके पास है 3, एंड फिर इसका की आपके पास 4 है। तो इसका की 1 है तो इसको एक नया स्टेट अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका की 2 है तो क्या इससे सेम है? नहीं, इसका की तो अलग है, तो की अलग है तो इसके साथ भी एक नया स्टेट आपके पास अटैच कर दिया जाएगा। इसका की अलग है, इसके पास भी आपका एक नया स्टेट अटैच कर दिया जाएगा। इसका की अलग है, इसके पास, इसके साथ भी आपका एक नया स्टेट अटैच कर दिया जाएगा। दैट्स इट। अगर की आप सेम दे देते हो तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट अलग है, यूनिक है, नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, अब एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप करोगे तो सेम कंपोनेंट आपके पास, सेम स्टेट आपके पास लिंक हो जाएगा, इसमें चेंज करोगे उसमें चेंज हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर बग आने की पॉसिबिलिटी रहती है, हो सकता है रिएक्ट आगे इसे फिक्स कर दे, बट अभी फिलहाल के लिए तो आपको की देना चाहिए, एक की देना चाहिए। नहीं दोगे तो देखो काम तो करेगा। अभी देखो जैसे मैंने की नहीं दिया है, अभी मैंने यहाँ पे की नहीं दिया है, तो भी मैं अगर इसका डेटा चेंज करता हूँ इसी में हो रहा है, इसका डेटा चेंज करता हूँ इसी में हो रहा है, इसका डेटा चेंज करता हूँ इसी में हो रहा है। और यहाँ पे ये बोल रहा है इस चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। अगर मैं यहाँ पे यूनिक की प्रॉप दे दूं इसे, यूनिक की दे दूं इसे, ठीक है। की में मैं मान लो आइटम ही दे देता हूँ, एक एक आइटम जो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, तो सबके पास यूनिक की हो गया। अब यूनिक की हो गया तो मुझे यहाँ पे एरर नहीं मिलना चाहिए, देखो नहीं मिल रहा है। ये परफॉर्म प्रॉपर तरीके से काम करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है आपको इससे, तो ये आपको करना चाहिए। और मान लो मैं यहाँ पे 2 का सेम की दे देता हूँ, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा कि इनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की 1। 2 चिल्ड्रन के पास सेम की है जो कि है 1। की शुड बी यूनिक सो दैट कंपोनेंट्स मेंटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर पाए। कैसे पता चलेगा दोनों डिफरेंट कंपोनेंट है, कैसे वहां पे स्टेट का लिंकिंग होगा, ठीक है। नॉन यूनिक कीज में काउज, मे काउज, यहाँ पे देखो लिख रखा है यूनिक की मे काउज चिल्ड्रन टू बी डुप्लीकेट एंड और omitted the behavior is unsupported and could change in future version। हो सकता है फ्यूचर वर्जन में ये सपोर्ट कर जाए, ये कुछ चेंजेस कर दे, बट अभी के लिए देखो बग तो नहीं आ रहे, कुछ काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ बग्स वगैरह राइज हो जाए आगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे की प्रॉप्स प्रॉपरली देने होते हैं और ट्राई करना होता है कि यूनिक की प्रॉप आप दो, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे इंडेक्स भी ले सकते हो, इंडेक्स आपके पास अलग अलग ही आएगा हर बार, तो आप यहाँ पे इंडेक्स ले सकते हो अगर आपको यहाँ से कोई यूनिक आईडी वगैरह नहीं मिलती है, तो ये प्रॉपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे सिर्फ कि यहाँ पे की देना होता है, की यूनिक देना होता है, क्यों देना होता है, सब मैंने आपको बता दिया। रिएक्ट यूज होता है की प्रॉप टू डिसाइड विच स्टेट बिलोंग्स टू विच कंपोनेंट, दैट्स इट। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, एंड इतना अगर आपको समझ में आ गया दैट्स इट। फिर कॉमन बस थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, काफी टाइम से मैं बक कर रहा हूँ तो मैं भी थक गया हूँ, पानी पीने की नीड है, बैठे बैठे पीट भी कर चुका है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ गया होगा। एक बार रिकैप ले लो। अब तक हमने देखा क्या देखा भाई? अब तक हमने देखा स्टेट। स्टेट का मेन मकसद होता है स्टेट में हम चेंज करें, यूआई में चेंज हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल वेरिएबल से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल से नहीं पॉसिबल हो पा रहा था तो हमें यूज करना पड़ा यूज स्टेट हुक का। अब हुक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्टेट मैनेज करने के लिए आपके पास एक यूज स्टेट हुक होता है जिसको कि हमने पढ़ा। इसके पास 2 चीजें होती है, सबसे पहला तो वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें एक एक्स्ट्रा में सेटर फंक्शन मिला। अब सेटर फंक्शन मिला तो सेटर फंक्शन आपके पास यहाँ पे स्टेट को तो चेंज करता ही है,
स्टेट अपडेट करने का काम तो करता ही है, ठीक है। दूसरी बात क्रैक रखता है, रिएक्ट का जो इंटरनल एल्गोरिदम है, और री रेंडर का काम करता है। री रेंडर शेड्यूल्ड प्रोसेस, यहाँ पे जो भी होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें होती है। ऑलराइट, और मैंने क्या बताया, यूनिक मेमोरी होती है, यूनिक, ईच कंपोनेंट हैव इट्स यूनिक स्टेट, ईच कंपोनेंट each component each components have each components have its unique state, या मेमोरी ही कह लो, कह सकते हैं। मेमोरी क्या होता है भैया, मेमोरी, है ना, ये ध्यान में रखना है। और कुछ पढ़ा क्या, और ये बकेट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको यही दिया। अच्छा, और ये री रेंडर वाला मैंने अभी बताया, आपने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया। ये इम्यूटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो ये सब रिकैप कर लो, एक बार देख लो, नोट्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो कमेंट करना, मैं दे देता हूँ, थोड़े टाइम में दे देता हूँ, मुझे जैसे ही याद आता है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, तो जैसे ही आपको कमेंट देखता हूँ कि नोट्स 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 आ रहे हैं, तो फिर मुझे याद आता है कि अरे मैं नोट्स देना तो भूल गया, और मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग स्टेट ये सारी की सारी चीजें हो गई, एंड थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और ब्रेक मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स ब्रेक लो, ऐसा नहीं कि अब मैं तो देखो तुरंत यहाँ से कट होगा वीडियो, मैं दोबारा से आपको यहाँ बैठा हुआ दिखाई दूंगा, लेकिन थोड़ा ब्रेक लिया करो, ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना। ब्रेक बोल रहा हूँ तो ब्रेक लो, अब पानी वानी पियो, मजे करो, घूमते हैं, फिर आपके लिए तो कंटिन्यूएशन ही होगा। चलो ठीक है, ठीक है। अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग थोड़ी बहुत कॉमन पिटफॉल्स। अब पिटफॉल्स वगैरह आप बेसिकली समझ ही गए होगे, यहाँ पे कुछ हिडन मिस्टेक्स वगैरह आप कह सकते हो। अब मिस्टेक्स एग्जैक्टली मिस्टेक्स तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए रिएक्ट ने ये सारी की सारी चीज़ें की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें बिगनर्स ज़्यादातर फंस जाते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पा रहा होता, इसलिए हम इसे कॉमन पिटफॉल्स कह देते हैं कि कुछ मिस्टेक्स हैं रिएक्ट की, जिसे मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए सारी की सारी चीज़ें की गई है, जो कि हमें लगता है कि कुछ मिस्टेक्स है। देखो मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहीं पे अदरवाइज तो अटके रह जाएंगे। तो कॉमन पिटफॉल, सबसे पहले तो असिंक नेचर ऑफ स्टेट अपडेट्स। अब असिंक नेचर ऑफ स्टेट अपडेट से कहने का, अब देखो एग्जैक्ट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में मत घुस जाना। असिंक नेचर कहने का मतलब ये है कि स्टेट डज नॉट चेंज इमीडिएटली, ठीक है। अपडेट करते हैं अगर स्टेट में, तो ये तुरंत इफेक्ट नहीं करता है, यूआई पे तुरंत इम्पैक्ट नहीं करता है। रिएक्ट शेड्यूल इट एंड री रेंडर लेटर, ठीक है, थोड़े देर बाद यहाँ पे ये री रेंडर होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे मैं देखो अभी कार्ड कंपोनेंट में हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी है, मैं इसे पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस से सेट काउंट करूँगा, काउंट +1, एंड मैं यहाँ पे CLG करूँगा काउंट को। तो अभी कायदे से होना क्या चाहिए, 0 है तो ये 1 हो जाना चाहिए, एंड काउंट में हमें यहाँ पे console.log 1 दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में हमें 1 दिखना चाहिए, साथ ही साथ UI पे भी 1 दिखना चाहिए, ठीक है। तो रिलोड करते हैं, अभी 0 दिख रहा है। जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूँगा मुझे कंसोल में 1 दिखना चाहिए ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। मैंने यहाँ पे किया सेट काउंट, तो काउंट 1 हो जाना चाहिए, और कंसोल में हमें दिखना चाहिए 1, अपडेटेड वैल्यू दिखनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और काउंट यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 1 दिखना चाहिए बटन क्लिक करने के बाद। तो रिलोड करता हूँ मैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए 1, यहाँ पे भी दिखना चाहिए 1। मैंने किया क्लिक, यहाँ पे तो मुझे 1 दिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे पुरानी वाली वैल्यू दिख रही है, मुझे यहाँ पे 1 नहीं दिखा। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखो 0 दिख रहा है यहाँ पे। मैं अगर दोबारा से क्लिक करूँ तो मुझे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मुझे यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है। दैट मीन्स ये पुरानी वाली वैल्यू मुझे दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा असिंक नेचर ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये कि जो भी इवेंट हम लोग यहाँ पे हैंडल कर रहे होते हैं ना, जैसे इंक्रीमेंट इवेंट है हमारा, तो इंक्रीमेंट फंक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है, तो ये पूरा का पूरा सिंक्रोनस कोड पहले चल जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेट अपडेट होगा एंड री रेंडर वाला प्रोसेस यहाँ पे होगा। स्टेट अपडेट हो गया डेफिनेटली, लेकिन पूरा का पूरा सिंक्रोनस कोड यहाँ पे चल जाएगा आपका, एंड देन फिर यहाँ पे री रेंडर आपका शेड्यूल होगा एंड री रेंडर। वो कैसे शेड्यूल होगा वो सारी की सारी चीज़ें रिएक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका काम होता है, इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है।
असिंक में भी कुछ ऐसा ही होता था, सिंक्रोनस कोड पूरा का पूरा चल जाता था, फिर ये आपका असिंक कोड चलता था। तो यहाँ पे सिंक्रोनस लाइन वगैरह सारे के सारे आपके चल जाएंगे, फिर यहाँ पे असिंक वाला आपका काम होता है, जैसे होता था उसी तरीके का यहाँ पे भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे री रेंडर ये शेड्यूल कर देता है, जिससे कि बाद में री रेंडर प्रोसेस होता है। तो पहले हमें ये पुराना वाला वैल्यू दिखता है, जो काउंट में 0 है वो दिखेगा, एंड फिर सेट काउंट होकर री रेंडर होगा, फिर उसके बाद जब दोबारा से क्लिक करेंगे तब यहाँ पे नया अपडेटेड वैल्यू हमें आके दिखता है। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे काम हो रहा होता है, ठीक है। तो अपडेटिंग स्टेट डज नॉट हैपन इमीडिएटली, रिएक्ट शेड्यूल्स इट एंड री रेंडर लेटर, ठीक है, दोबारा से री रेंडर करता है इसे। तो यहाँ पे हमें पुराना वाला वैल्यू ही दिख रहा होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन है यहाँ पे वही वाला फंक्शनल अपडेट। फंक्शनल अपडेट सेट काउंट में हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर लेंगे, फैक्टर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रीवियस काउंट वैल्यू मिल रहा होगा, प्रीवियस काउंट, और वो प्रीवियस काउंट आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस काउंट। एंड यहाँ पे आप प्रीवियस काउंट में अगर आप प्रीवियस काउंट +1 कर दोगे, प्रीवियस काउंट +1, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं, मैंने यहाँ पे किया इंक्रीमेंट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, रिटर्न नहीं किया हमने आई एम सो सॉरी, यहाँ पे रिटर्न भी करना होता है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने प्रीवियस काउंट को, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो काउंट भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो यहाँ पे प्रीवियस काउंट हमें मिला जो कि था 0 को हमने इंक्रीमेंट किया 1 से, उसी, और जो नया हमारा अपडेटेड वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे कंसोल किया और फिर रिटर्न कर दिया प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे यहाँ पे रिटर्न होकर चला जाएगा, ये अपडेट भी हो जाएगा, साथ ही साथ हमें इस पर काम भी कर पा रहे होंगे। जो नया अपडेटेड वैल्यू आया हमारा, जैसे इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे भी 1 दिख रहा है हमारा, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, फिर इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो ये था हमारा फंक्शनल अपडेट। जो करंट स्टेट है ना उसके साथ ये काम कर रहा होता है। आगे और समझ में आएगा ये। अब आप बोलोगे यहाँ अगर हमें बाहर देखना हो, बाहर CLG काउंट करना हो तो यहाँ पे अगेन ये वही पुराना वाला वैल्यू शो कर रहा होगा। इंक्रीमेंट करेंगे, देखो ये तो 1 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। यहाँ पे अंदर में जो हमने किया था वहाँ पे तो 1 हो गया था, बट यहाँ पे स्टिल अभी ये पुराना वाला काउंट ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भले ही आपको अभी समझ में ना आए, ठीक है, इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक यूज़ कर लो। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अपने अंदर एक फंक्शन लेता है इस तरीके से, और साथ ही साथ डिपेंडेंसी ले रहा होता है कि किसके चेंज होने पे क्या आपको करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे काउंट दे देता हूँ, तो काउंट जैसे ही चेंज होगा यहाँ पे काउंट का वैल्यू ये कंसोल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी ये वाला भी हटा देता हूँ कंसोल, ये वाला भी कंसोल हटा देता हूँ, ऑल राइट। और यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ, रिलोड करता हूँ, अभी 0 आ रहा है। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा ये 1 हो गया, यहाँ पे हमें अपडेटेड वैल्यू अब दिख रहा है, ये इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, ये यहाँ पे हमें अपडेटेड वैल्यू दिख रहा है। तो इस पर अभी नहीं जाना है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस पर अभी नहीं जाना है। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा था कि फंक्शनल अपडेट आप यूज़ कर सकते हो, करंट वैल्यू पे काम कर रहा होता है। इसके अंदर अगर आप कंसोल करोगे तो करंट वैल्यू आपको दिख रहा होगा, बाहर करोगे तो अगेन स्टिल ये अभी नहीं दिख रहा है। और उसका भी तरीका था यूज़ इफेक्ट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगी आपको। ये तो एक था असिंक नेचर ऑफ स्टेट अपडेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है बैचिंग ऑफ अपडेट्स, ठीक है। बैचिंग ऑफ अपडेट्स, बैचिंग ऑफ अपडेट्स मतलब ये होता है कि लेट्स से मैंने अगेन यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे मैं सेट काउंट करता हूँ, काउंट +1, ठीक है, फिर काउंट +1, काउंट +1, काउंट +1, मैंने 4 बारी काउंट +1 किया। तो 0 में 4 ऐड हो जाना चाहिए, पहले 1 ऐड होगा तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड यही है कि 1 हो जाएगा। 0 में 1 ऐड होगा तो, फिर 1 में अगर 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। तो UI पे हमें एक सिंगल क्लिक में 4 का इंक्रीमेंट दिखना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने 4 बार सेट काउंट किया है, काउंट +1, काउंट +1, काउंट +1, काउंट +1। तो यहाँ पे कायदे से ये होना चाहिए था, 0 में +1 हो जाएगा, 1 हो गया, फिर 1 में +1 हो गया 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। कायदे से हमें यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट दिखना चाहिए था, मतलब 0 में 4 इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे 4 दिख रहा है? रिलोड करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे 1 का ही इंक्रीमेंट दिख रहा है। ऐसा क्यों? 1 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। वापस से मैंने इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे देखो 1 का ही इंक्रीमेंट दिख रहा है, 4 का इंक्रीमेंट दिख ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट आपका बैचिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर मान लो बार बार आप स्टेट को अपडेट कर रहे हो और एक ही जगह पे कर रहे हो, एक ही इवेंट है ना ये,
ये पूरा का पूरा आपका एक ही इवेंट है, इंक्रीमेंट वाला इवेंट, यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक ही इवेंट है। एक ही इवेंट में आप 4 बार सेट काउंट कर रहे हो। अब 4 बार सेट काउंट कर रहे हो तो ये बार बार अपडेट करने के बजाय, ध्यान से सुनना मेरी बात, बार बार अपडेट करने के बजाय इस पूरे को एक बैच में कन्वर्ट कर देता है, और जब ये पूरा का पूरा आपका इवेंट कंप्लीट हो जाता है तब उस बैच को परफॉर्म करता है, और एक बार यहाँ पे आपका काम होता है जो कि है ये वाला, ठीक है। और एक बारी काम होगा तो यहाँ पे 0 + 1 आपका 1 ही होगा। वही यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, रिएक्ट बैचेस मल्टीपल स्टेट अपडेट्स, ठीक है। बैच मतलब समझते हो ना, ग्रुप में कंबाइन कर देना। तो इन तीनों को ये एक साथ ही कंबाइन कर देता है। रिएक्ट बैचेस मल्टीपल स्टेट अपडेट्स इन द सेम इवेंट, अगर सेम इवेंट है तो बैच कर देगा टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अवॉइड अननेसेसरी रीरेंडर, ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज इन्होंने ऐसा किया। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मल्टीपल टाइम्स अपडेट करना है, तो आप खुद सोचो, थोड़ा परफॉर्मेंस वाइज इन्होंने सोच के किया है। अगर आप बार बार यहाँ पे कर रहे हो तो लास्ट वाला अपडेट आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, जो कि हो रहा है एक्चुअली में ऐसा। लास्ट वाला ये एक बारी रेंडर कर रहा है, आपने भले ही 4 बारी किया लेकिन ये एक बारी रेंडर हो रहा है, जो कि 0 + 1 1 आपका आंसर आ रहा है। तो here count will increase only by 1 not 3 because React batches them and each line uses old count। एंड इसको मैंने और अच्छे से यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था शेड्यूल वाला यहाँ पे एक प्रोसेस कि किस तरीके से क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप सेट स्टेट करते हो ना, React ऐड करता है अपडेट टू एन इंटरनल क्यू। बेसिकली अपना टास्क अपडेट कर देता है इंटरनल क्यू में, ऐड कर दिया। जैसे एक टास्क पहले से पड़ा हुआ है, दूसरा टास्क यहाँ पे आ गया, तीसरा टास्क आ गया, एक एक करके ये होता चला जाएगा आगे, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। React wait until the current event handler finishes execution। That means यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि ये जो है आपका करंट इवेंट है। अब ये जब तक आपका बेसिकली काम नहीं करेगा जब तक पूरा का पूरा इवेंट आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है। एक इवेंट जो कि अभी आपने क्लिक किया है वो पूरा का पूरा इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हो सकता है और भी आपने फलना ढिमकाना टास्क कर रखा हो, तो पूरा का पूरा इवेंट कंप्लीट होने का वेट करता है सो दैट ये बैच कर सके मल्टीपल अपडेट्स को। जैसे यहाँ पे आपके पास हो सकता है पूरे के पूरे इवेंट में 4 बारी से सेट स्टेट दिख गया, 4 बारी से सेट स्टेट दिख गया, यहाँ पे भी सेट स्टेट दिख गया, सेट स्टेट इसे 4 बार दिख गया, तो चारों बारी को ये एक बारी यहाँ पे बैच कर देगा ये, ठीक है। एक ग्रुप में इसे कंबाइन कर देगा एंड ये ओल्ड स्टेट जो आपका था, जो कि काउंट में 0 था, ठीक है, उसी पे ये सब काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग अपडेट हो गया उसके बाद नहीं, उसी पे ये काम करेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट एक का ही होता है यहाँ पे। ड्यूरिंग रेंडर देन रिएक्ट डिसाइड व्हेन टू री रेंडर द कंपोनेंट। और जब आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है फिर उसके बाद ये डिसाइड करता है कि कब कंपोनेंट रेंडर होगा, री रेंडर होगा। बेसिकली वो रिएक्ट कंप्लीटली डिसाइड करता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ड्यूरिंग रेंडर रिएक्ट रिकॉन्स्टिलेशन, बेसिकली डिफ एल्गोरिदम बोलते हैं हम इसे, वही सेम एल्गोरिदम रियल डॉम वर्चुअल डॉम, उसमें कंपेयर करेगा, जो नेसेसरी चेंजेस होंगे वो कर देगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो बैचिंग में काम कर रहा है, अगर मुझे बैचिंग में नहीं, मुझे करंट स्टेट पे काम करना हुआ और मैं चाहता हूँ कि 4 बारी मैंने किया तो 4 बारी इंक्रीमेंट होना चाहिए, तब मैं कैसे करूँगा? अगेन वही फंक्शनल अपडेट वाला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये करने के बजाय हम यहाँ पे फंक्शनल अपडेट करेंगे। फंक्शनल अपडेट आपके करंट वैल्यू पे काम कर रहा होता है, करंट स्टेट पे। जैसे यहाँ पे काउंट +1 हुआ ना, तो काउंट +1 होकर आपका स्टेट 1 हो गया, तो उस करंट स्टेट पे ये काम करेगा, ठीक है। ये खास बात है फंक्शनल अपडेट की, जो कि मैं आपको उस समय मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस वैल्यू आ गई एंड यहाँ पे प्रीवियस +1 कर देंगे एंड इसी को मैं 4 बारी कर देता हूँ। तो पहली बारी में आपके पास 0 आएगा, 0 + 1 आपके पास 1 हो गया। अब करंट स्टेट आपके पास क्या है? 1। करंट स्टेट आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 में 1 अपडेट होगा, तो ऐड होगा बेसिकली। तो 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 ऐड होगा, 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड होगा, 4 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, सिंगल क्लिक में 4 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस दे दिया। करली ब्रेसेस देना है तो रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। रिटर्न नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ है। और मैंने करली ब्रेसेस ही हटा दिया रिटर्न करने के बजाय। रिलोड करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, 4 का इंक्रीमेंट एक बारी में हो रहा है। इंक्रीमेंट किया मैंने 8, इंक्रीमेंट किया मैंने 12, ठीक है। तो करंट स्टेट पे काम कर रहा है। यहाँ पे पहली बारी जो अपडेट हुआ, करंट स्टेट का वैल्यू हो गया 1, तो करंट स्टेट पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। फंक्शनल अपडेट वर्क्स ऑन करंट स्टेट वैल्यू, ठीक है। करंट स्टेट वैल्यू मतलब जो वैल्यू चेंज होकर आया है उस पर काम करेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है दोनों का ही, इसका भी एंड इसका भी। और बाकी अगर आपको और भी कुछ अगर
उस हिसाब से चाहिए तो यूज़ इफेक्ट हुक, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रह गया तो रिपीट करके देख लो। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है ये मे बी, बाकी तो मैंने अच्छा से समझाया। मैंने बोला कि एक इवेंट जो भी है आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका देखेगा कि कितनी बारी यहाँ पे आपका सेटर फंक्शन कॉल हुआ है, उसको एक बारी बैच करेगा एंड ओल्ड जो स्टेट था उसी पे ये पूरा काम कर रहा होगा। अगर आप चाहते हो करंट स्टेट पे काम करे तो फिर यहाँ पे आपको फंक्शनल अपडेट वाला सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी असिग्नेचर तो मैंने बताया, सिंक्रोनस कोड ऐसे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी अपडेशन होगा एंड री-रेंडर का प्रोसेस, जो भी शेड्यूल वगैरह होता है इंटरनली, वो सारी की सारी चीज़ें हो रही होंगी। एंड डिफिंग एल्गोरिथम तो डेफिनेटली जब भी री-रेंडर होगा, मतलब समझो कि पूरा का पूरा डिफिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, वर्चुअल डॉम रियल डॉम उसमें कंपेयर हो रहा है, नेसेसरी पार्ट को चेंज कर रहा है और जो पूरा मैकेनिज्म है वो दोबारा से रन हो रहा है। ठीक है, और एक बात आप ध्यान में रखना, स्टेट जहाँ पे भी आपने यूज़ किया है, जो कि मैंने बताया था प्रॉप्स पिछले लेक्चर में, कि प्रॉप्स ड्रिलिंग आप कर सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड में आप भेज सकते हो। तो जहाँ जहाँ भी आपने ये स्टेट भेज रखा होगा वो कंपोनेंट आपका दोबारा से वो मैकेनिज्म रन करेगा और वहाँ पे आपका स्टेट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। सॉल्यूशन ये मैंने आपको बता दिया, फंक्शनल अपडेट का आप यूज़ कर सकते हो। एंड अब ये लास्ट में मेरा एक नन्हा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई वी कांट यूज सेट काउंट प्लस प्लस। ये काउंट प्लस प्लस हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, एक्चुअली रिएक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लोग रिएक्ट में पढ़ाते हैं कि हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करेंगे तो एरर आएगा, काउंट प्लस प्लस के बजाय आप यहाँ पे काउंट प्लस 1 करो तो एरर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो मैंने लास्ट में दिया है, तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से। और अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली मैं बता देता हूँ यहाँ पे तो फटाफट आप वाई वी कांट यूज सेट काउंट प्लस प्लस क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसा फटाफट इसका आंसर दे दो। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं डेफिनेटली बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमने यूज़ कर रखा है और बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे कॉन्स्ट डेफिनेटली यूज़ करोगे। तो अभी अगर आप यहाँ पे ज़्यादातर बिगनर्स, देखो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती है ना, तो बिगनर्स ज़्यादातर इसमें फंसते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको अभी बता दूं तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका क्लियर होता चला जाएगा। और अगर अभी आप रट लोगे कि ये नहीं करते हैं ये करते हैं तो फिर आप रटते ही चले जाओगे। तो ऐसा अगर करेंगे तो एरर आएगा। और अगर काउंट प्लस प्लस करते हैं, काउंट प्लस 1 करते हैं तो डेफिनेटली ये तो काम कर ही रहा था हमारा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं कमेंट कर दूँ। तो यहाँ पे आ जाओ एंड अरे यार रिलोड करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दें तो ये हमारा काम नहीं करता है। और ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये रिएक्ट में लोग क्यों पढ़ा रहे होते हैं कि मतलब ये काम नहीं करता है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना होता है, ये करना होता है। मतलब ये तो बेसिक चीज़ है। अभी देखो मैं इसको काम करवा के भी दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये काम कर जाएगा। अगर मैं इसे कॉन्स्ट की जगह लेट कर दूँ तो लेट कर दूंगा एंड देखो ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखो मैंने एक बार क्लिक कर दिया अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। प्री इंक्रीमेंट कर दें अगर प्लस प्लस तो फिर ये यहाँ पे काम कर जाएगा। इंक्रीमेंट करते हैं देखो, ठीक है। तो क्यों का अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, क्यों काम पहले नहीं कर रहा था अभी क्यों कर रहा है। नहीं समझ में आया? अरे यार यहाँ पे देखो कॉन्स्ट किया था हमने, ठीक है। तो कांस्टेंट ये तो नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू समथिंग, तो कांस्टेंट वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू उसमें दोबारा असाइन नहीं कर सकते। और ये जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट करके वैल्यू असाइन कर रहा होता है वापस उसी वेरिएबल में। तो असाइनमेंट का काम हो गया। तो आप कांस्टेंट वेरिएबल में कैसे असाइनमेंट कर सकते हो? तो वही यहाँ पे आपको ये एरर दे रहा होता है कि असाइनमेंट कर रहे हो आप कांस्टेंट वेरिएबल में, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लेट बना दूँ तो क्या हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर काउंट प्लस प्लस करोगे तो पहले ये यूज़ करेगा वैल्यू को, मतलब पुराने वाले वैल्यू को पहले यूज़ करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा और असाइन करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ तो ये पुराने वैल्यू को ही यूज़ कर रहा है, तो 0 को ही इसने सेट कर दिया,
तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं। फिर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ये पुराना वाला वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 1, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल में अभी आपका 2 होगा क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्री इंक्रीमेंट करना चाहिए, प्लस प्लस काउंट करोगे तो ये आपका प्रॉपर काम करेगा। रिलोड करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बोला कि कॉन्स्ट आप यूज़ करो एक्सीडेंटल चेंज से बचने के लिए। डायरेक्ट आप हो सकता है कि काउंट में ही अपडेट कर दो तो यूआई में तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो एक्सीडेंटल चेंजेस से बचने के लिए आप यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करो। एंड यहाँ पे ये अब काम नहीं करेगा तो यहाँ पे काउंट +1 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ तो रटी रटी चीज़ें चलती है यूट्यूब पे, तो थोड़ा समझना होता है। जावास्क्रिप्ट अगर आपने कर रखा है बढ़िया से तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन करने पे आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड पड़ेगी ना। तो अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है, तो आई बिलीव आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड मज़ा आया होगा। आया ना मज़ा? तो मेरी तरफ से थैंक यू आप लोगों को कि आपने लास्ट तक देख लिया। और स्टार्टिंग वाले पोर्शन में मैंने अभी चेक किया ना, बेसिकली जो ब्रेक लिया था मैंने चेक किया साउंड कैसा आ रहा है, तो यार मैंने गलत कनेक्ट कर दिया था। ये वाला जो हमारा पिन है ना, अभी आपको मैं दिखा भी नहीं सकता, मैंने गलत, बेसिकली 2 पिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैंने गलत वाले में डाल दिया था, तो साउंड अगेन हमारे मोबाइल का ही ले रहा था। तो स्टार्टिंग वाले पोर्शन में तो साउंड नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रही होगी। तो 2-3 डिवाइसेस हो गए हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न लगता है यहाँ पे करने में। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करना चाहता हूँ, करूँगा धीरे धीरे, बट मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, वाई। चलो हो गया आपका, जाओ फटाफट जाके पढ़ो, आगे बढ़ो एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।